हाय एफ फ्लॉर्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए, ऑल द ट्रबल्स इज ओनली बिकॉज ऑफ हार्ट के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि मैडम यू ने सभी के सामने सी चैंग यानी कि जैन चैंग और लैन सी चैन की शादी का प्रस्ताव रख दिया था, प्रपोजल रख दिया था। इस प्रपोजल को सुनते ही सबसे पहले जिसका रिप्लाई आया था ना, वो इंसान था लैन चिरेन। लैन चिरेन डायरेक्टली बोलता है, नहीं कभी नहीं, मैं इस शादी के लिए कभी भी एग्री नहीं होऊंगा। तो तभी मैडम ही आंसर करते हुए बोलती है, लेकिन क्यों, क्या प्रॉब्लम है इस शादी में। तो तभी लैन चिरेन बोलता है, क्या तुम क्या पूछ रही हो कि क्या प्रॉब्लम है इस शादी में। मुझे तो लगता है ये शादी ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये शादी ही एकदम गलत है। मुझे नहीं लगता कि ये शादी कभी भी होनी चाहिए। तो तभी लैन सिचेन, जो कि अभी तक थोड़ा शांत बैठे हुए थे, तो थोड़ी बहुत खुशी उनको नसीब हुई थी जब मैडम यू ने सबके सामने उनकी और जैन चैंग की शादी की बात छेड़ी थी। तो उन्हें लगा था, हाय क्या मस्त सीन चल रहा है, बहुत जल्दी अब उनकी दूसरी शादी की तैयारियां की जाएंगी, जो कि उसी के प्यार के साथ, मतलब जिनसे वो प्यार करते हैं उनके साथ होने वाली है। लेकिन यहाँ तो उसके अंकल एकदम ताव में आके बोल चुके थे कि नहीं, वो इस शादी को नहीं मानते। तो तभी वो बोलता है, अंकल क्या प्रॉब्लम है, मुझे लगता है कि मैडम ये एकदम सही बोल रही हैं, हमें इस रिश्ते के बारे में सोचना चाहिए। वैसे भी पहले अगर यानली से शायद मेरी शादी होने जा रही थी तब तो आप बहुत खुश थे ना, तो क्या फ़र्क पड़ता है अगर मेरी शादी यानली से हो या फिर जैन चैंग से। तो तभी लैन चिरेन आंसर करते हुए बोलता है, ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है अगर तुम्हारी शादी यानली से हो या फिर जैन चैंग से। तुम्हें नहीं पता कि तुम किससे शादी करने जा रहे हो। तो तभी लैन सिचेन आंसर करते हुए बोलते हैं, ऑफ कोर्स अंकल, मुझे पता है मैं किससे शादी करने जा रहा हूँ और यहाँ पे किसके साथ मेरी शादी की बातें की जा रही हैं। मुझे लगता है कि ये एकदम परफेक्ट मैच है। लैन चिरेन फिर से आंसर करते हुए बोलते हैं, तुम्हें बड़ा पता है कि तुम्हारी शादी जिससे होने वाली है वो और तुम दोनों ही एक परफेक्ट मैच हो। तुम्हें पता भी है कि तुम किस किस मुसीबत को हमारे सेक्ट में लेके आने की कोशिश कर रहे हो। तो तभी लैन सिचेन थोड़ा सा ड्रामेटिकली वहाँ पे अपने अंकल से बात करता है और बोलता है, अंकल प्लीज़ आप लोग मेरे दिल के बारे में तो कुछ सोचिए ना। मुझे पता है मैडम यू ने यहाँ पे सब कुछ पहले ही बता दिया होगा, तो अभी मैं सबके सामने बोलना चाहता हूँ कि हाँ मुझे जैन चैंग पसंद है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। तो तभी अंकल अब, मतलब जो थोड़ा बहुत शांत थे वो और भी ज़्यादा भड़क चुके थे और लास्ट वो बोलता है, भाड़ में गया तुम्हारा दिल। तुम्हारे भाई के दिल के चक्कर में हम पहले ही बहुत ज़्यादा भुगत रहे हैं। तुम्हारे भाई ने तो डायरेक्टली बोल दिया था कि वो विंग से शादी करना चाहता है और अगर वो उससे शादी नहीं करेगा तो किसी से भी शादी नहीं करेगा। उसने भी यही बोला था कि उसके दिल में वो विंग है और देखो आज उसके दिल के चक्कर में हम लोगों को कितना सफ़र करना पड़ रहा है। उसके उस नालायक दिल की वजह से आज हमारे क्लाउड रिसोर्सेस में क्या क्या होते रहता है, क्या तुम्हें नहीं दिखता है। आए दिन हमारे क्लाउड रिसोर्सेस में भूकंप आते रहते हैं, अनोखे काम होते रहते हैं और हमारे क्लाउड रिसोर्सेस, हमारे क्लैन के रूल्स तो बिल्कुल ऐसे टूटते हैं जैसे पतझड़ आने के बाद पेड़ों से पत्ते टूट जाते हैं। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि उस अकेले ने ही हमारे क्लैन के, हमारे सेक्ट की क्या हालत करके रखी है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम उसके भाई को यहाँ पे लेके आओगे और अपने दिल की हसरत पूरी करोगे, तो मैं तुम्हें बता दूँ, तुम अपने दिल की हसरत पूरी नहीं कर रहे होगे, हमारे सेक्ट की बर्बादी कर रहे होगे। मुझे नहीं लगता कि जैन चैंग तुम्हारे लिए परफेक्ट मैच है। मैं इस शादी के लिए बिल्कुल भी एग्री नहीं करता हूँ। और जहाँ तक बात रही इस सेक्ट में जैन चैंग के आने की, तो हम एक वीवो जान को लेके बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं। प्लीज़ दोबारा से किसी और उसी जैसे नमूने को हमारे सेक्ट में लेके आने की ज़रूरत नहीं है। हाय कितनी तारीफ सुन ली ना जैन चैंग ने अपनी। जैन चैन ने जैसे ही अपनी ये तारीफ सुनी थी तो वो अपनी सीट से उठता है और बोलता है, ठीक है, मुझे नहीं करनी तुम्हारे इस बेटे से शादी। वैसे भी इस अकलू इंसान से शादी भी कौन ना करना चाहता है। मैं तो ये चाहता था कि मेरी बहन की शादी भी इससे ना हो और फाइनली मैंने ये कर भी दिया। और जहाँ तक बात रही मेरी, मैं इस शादी के लिए कभी एग्री नहीं होने वाला, कभी भी नहीं। आपके इस नालायक बेटे से शादी करने से अच्छा है कि मैं जिंदगी भर कुंवारा बैठा रहूँ। आपके इस नालायक बेटे के साथ शादी करने के बाद क्या मिल जाएगा मुझे, बताइए जरा, क्या मिलेगा मुझे। बस 3,000 रूल्स, तुम्हारी वो मोटी मोटी किताबें, दिन भर पढ़ते रहो और जहाँ पे मतलब पढ़ना ख़त्म हो गया वहाँ पे प्रैक्टिस करो। खाना बिल्कुल ऐसा जैसे बीमार खाते हैं। और सबसे बड़ा रूल, तुम ड्रिंक नहीं कर सकते, तुम शराब नहीं पी सकते। मुझे नहीं आता है आना है इस क्लाउड रिसोर्सेस में। इससे अच्छा तो मैं ताउम्र अपने उस
लोटोस्कोप में ही बैठा रहूं, एटलीस्ट वहाँ पे शराब पीने को तो मिलती है। और वहाँ पे कोई मोटी मोटी किताबें भी नहीं है पढ़ने के लिए, ना ही कोई रूल रेगुलेशंस हैं जिनके चलते तुम्हें अपनी ज़िंदगी बितानी पड़ेगी। यहाँ पे अगर बाय एनी चांस मेरे से कोई गलती हो गई तब तो मुझे पता है कि लैंस एक्ट वाले मुझे क्या सज़ा देंगे। मुझे उस सज़ा को लेना ही नहीं है। दिन भर घुटनों पे बैठे रहो, वो भी ऑल ऑफ द रूल्स के आगे। मैं बिल्कुल नहीं बैठ सकता, मुझे नहीं आना तुम्हारे सेक्ट में। वो लैन चिरैन को एकदम चिढ़ाते हुए ये सब कुछ बोल रहा था। लैन चिरैन जैन चैन की ये बात सुनते ही और ज़्यादा चिढ़ गया था। भैया जो थोड़ा बहुत उसके दिल में बची थी कि हाँ चलो, बहुत ज़्यादा मनाने के बाद चलो, जब मुझे सभी लोग ये श्योरिटी दे देंगे कि चैन चैंग ऐसा कुछ नहीं करेगा जैसा विभूजियान करता है, तो शायद वो मान जाएगा। लेकिन जैन चैंग के इस आंसर के बाद अब लैन चिरैन तो मानने से रहा। दूसरी तरफ लैन सिचैन था जो बेचारा बड़ा कोशिश कर रहा था थोड़ा बहुत अपने अंकल को मनाने की। तो भैया उसके क्रश ने तो उस सबको ही ट्रस्ट कर दिया था। खैर हम क्या कर सकते हैं, जैन चैंग तो आखिर जैन चैंग है। जैन चैंग आगे कुछ बोल पाता या फिर लैन सिचैन आगे कुछ बोल पाता, महाराज अपने सीट से खड़े हो चुके थे और अब वो सबको एकदम चुप रहने का आदेश दे देते हैं, क्योंकि वहाँ का माहौल थोड़ा सा गर्माने लगा था। यानी कि चीज़ें थोड़ा अलग वे में जाने लगी थी, जो कि जिस वे में जाना चाहिए था उन लोगों को, उस वे में नहीं जा रहे थे और वो अलग ही डायरेक्शन में मूव करते जा रहे थे। जिस चीज़ को मैडम यू ने उठाया था उस चीज़ को तो हर कोई भूल ही गया था कि यहाँ पे जैन चैंग और लैन सिचैन की शादी की बात चल रही है, तो हमें सीरियसली उस मैटर में बात करनी चाहिए। तो तभी अब महाराज ने अपना डिसीजन ले लिया था कि इस वक्त वो ही इस बारे में सारा का सारा डिसीजन लेंगे। बाकी किसी को बीच में बोलने की ज़रूरत नहीं है, ना ही उसके खुद के भाई को, ना ही बेटे को, और ना ही होने वाले सन इन लो को। इसके अलावा अगर यहाँ पे कोई बात करेगा तो वो सिर्फ जैन फेंगमियान, मैडम यू और खुद मास्टर लान, आई मीन क्लाइन लीडर लान और उनकी वाइफ होंगे। इसके अलावा बाकी कोई भी इस मैटर में कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता। वो इसलिए नहीं था क्योंकि बाकी लोगों की कोई इम्पोर्टेंस नहीं थी, लेकिन हाँ वो अच्छे से जानते थे कि बाकी लोगों के हाथों में अगर इस मैटर को छोड़ दिया जाए तो ऑफकोर्स सी बात है इस मैटर का क्या होगा उन्हें अच्छे से पता है। यहाँ पे कुछ भी अच्छा नहीं होगा, यानी कि उसके बाद जो भी होगा बस इसी चीज़ को देखते हुए होगा कि इसने मुझे तब हर्ट किया था, इसकी वजह से हमारा फैमिली सफ़र करेगी, या फिर हमारा क्लैन जो है पूरा का पूरा सफ़र करेगा, या फिर वहाँ पे जाने के बाद मुझे क्या सज़ा मिलेगी, क्या चीज़ें होंगी, क्या चीज़ें मुझे एडजस्ट करनी होंगी। इन सब चीज़ों को देखते हुए वहाँ पे डिसीजंस लिए जाएंगे, और ज़्यादातर डिसीजंस जो होंगे वो पर्सनल ओपिनियंस के साथ होंगे। वहाँ पे सभी चीज़ों को नज़र रखते हुए शायद ही कोई होगा जो उन चीज़ों को सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए डिसीजन लेगा। इसलिए उन्होंने बाकी सभी को वहाँ पे बोलने के लिए एकदम मना कर दिया था। लैन चिरैन की बातें सुनते सुनते कोई एक इंसान था जो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। उसे तो ऐसा लग रहा था कि भैया लैन सिचैन और जैन चैंग की तो शादी होने से रही, यानी कि उसके पास अभी भी एक चांस है कि वो लैन सिचैन के लिए अपने दिल में जो जगह है उसको और बड़ा कर सकता है। लेकिन अब जब महाराज ने बीच में कूद ही गए थे तो उसकी जो ये उम्मीद थी ना थोड़ी कम होने लगी थी। लेकिन हाँ उसके पास एक चांस तो था कि एटलीस्ट अगर जैन चैंग के साथ उसकी शादी हो भी जाती है तो भी वो उसकी दूसरी वाइफ तो बन ही सकता है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं उसकी फर्स्ट वाइफ बनूं या फिर सेकंड, लेकिन हाँ मैं उसकी लाइफ में बस जाना चाहता हूँ। और ये सारी सोच किसी और की नहीं, मेंग याओ की थी। भले ही वो बात अलग है कि मेंग याओ की जो इतनी सारी प्लानिंग्स हैं, सपने हैं, उन पे पानी फिरने वाला है, क्योंकि सेम थिंकिंग लैन सिचैन की भी थी कि वो भी जैन चैंग के अलावा किसी और से शादी नहीं करना चाहते थे। महाराज के एक ही आदेश पे सारा का सारा जो माहौल था ना वो शांत हो चुका था। वहाँ पे बैठे हुए सभी लोग एकदम शांत हो चुके थे और अब सिर्फ महाराज की बातें सुनने के लिए वो सभी तैयार थे। यहाँ तक कि लैन चिरैन तक अपने भाई की बात सुनने को तैयार थे। इसलिए नहीं कि वो उनका भाई है, क्योंकि वो इस वक्त महाराज है, एक राजा की का जो ओहदा होता है उसको वो संभाल रहा है। तो ऑफकोर्स सी बात है एक प्रजा होने के नाते उसको उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और वो जो बोलना चाह रहा है उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। भले ही वो बात अलग है कि इससे पहले जब उन्होंने लान वांगजी के मैटर में डिसीजन लिया था उसको लेके अभी तक लैन चिरैन बिल्कुल भी खुश नहीं थे, और होंगे भी कैसे। विभूजान की हरकतें ही ऐसी हैं कि वो परेशान हो जाते थे। उनके डेली उनके क्लाउड रिसेसेस में ना शांति अब दूर दूर तक नहीं थी।
शांति नाम की लड़की तक वहाँ से भाग गई थी। एहसास तो फिर भी एहसास ही हैं, वो कहाँ इतने आसानी से कहीं टिकते हैं। विंग की वजह से सच में क्लाउड स्पेसेस में लगभग सभी लोगों ने, जिनको रूल्स रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा पसंद थे, उन लोगों ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है। हाँ, जो लोग मतलब चाहते थे कि हमारा सेक्ट भी बहुत ज़्यादा यूनिक हो, बहुत ज़्यादा इंजॉइंग हो, इसमें वो सब कुछ करने को मिले जो कि अदर सेक्ट में होता है, और मतलब जैसा अदर सेक्ट वाले नॉर्मली रहते हैं वो भी वहाँ पे वैसे ही रहना चाहते थे, वो लोग तो बहुत ज़्यादा खुश थे। लेकिन जो लैन चिरैन की तरह ही लोग थे और बाकी एल्डर्स थे, वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि आए दिन कुछ ना कुछ बीइंग ऐसा कांड कर ही आता था जिसकी वजह से उन लोगों को कुछ ना कुछ देखने को मिल ही जाता था और आए दिन उनका समय बर्बाद हो ही जाता था। लेकिन फिर भी एक बात तो लैन चिरैन को भी माननी पड़ेगी कि विंग के आने के बाद ही लैन वांगजी ने कहीं जाके अपने आप को ओपन अप करना स्टार्ट किया था, यानी कि लोगों के साथ बातचीत करना, उनके साथ घुलना मिलना। और जिस इंसान से कभी उन्होंने ये उम्मीद नहीं की थी कि किसी से प्यार कर सकता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा चिंता वो लोग करते रहते थे कि क्या होगा इसका, क्या आगे चल के ये किसी को प्यार कर पाएगा, किसी को पसंद कर पाएगा। अगर बाय एनी चांस इन्होंने इसकी अरेंज मैरिज भी करवा दी तो क्या ये उसको उस तरीके से टच कर पाएगा जिस तरीके से एक हस्बैंड अपने हस्बैंड को या अपने पार्टनर को या अपने मतलब फीमेल पार्टनर को, जो भी होगा, उसको टच करता है। इस बात के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन उन लोगों के बीच में होती थी। लेकिन विंग के आने के बाद कहीं ना कहीं हांगवन जुन ना रह के लान वांगजी बन चुके थे, या ये कहो कि लान जान बन चुके थे। इस बात से हर कोई वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश था। लैन चिरैन को भी ये मानना ही था कि कहीं ना कहीं उसके नेफ्यू में कुछ तो बदलाव आए हैं जो कि पॉजिटिव चेंजेस हैं। इसलिए उन्होंने ये बात तो मान ली कि उन्हें उनके महाराज की बात मान लेनी चाहिए। महाराज ने फाइनली अपनी मतलब ऑर्डर देने के बाद वो जो वेट कर रहे थे कि सभी लोग चुप होंगे तो वो बात आगे बढ़ाएंगे, तो उनको वो टाइम मिल चुका था। और अब उन्होंने अपनी बातों को आगे रखते हुए सबसे पहले सिचेन से क्वेश्चन किया कि क्या वो सच में जैन चैंग को अपने लाइफ पार्टनर के रूप में चाहते हैं। तो सिचेन ने सिंपली आंसर किया कि हाँ, वो जैन चैंग को ही अपने लाइफ पार्टनर के रूप में चाहते हैं। अगर वो ऐसा नहीं चाहते तो वो यानली से शादी कर सकते थे, और यानली एक नॉर्मल मतलब देखा जाए तो हर एक चीज़ में बहुत अच्छी है। अगर यहाँ पे बात हो रही है महारानी की आने वाले दिनों में एक ऐसी एक ऐसे व्यक्ति की जो कि मेरे साथ मेरे इस थ्रोन की, इस सिंहासन की रिस्पेक्ट कर सकेगी, उसके मान सम्मान को बचा सकेगी, उसके मान सम्मान को बढ़ा सकेगी, तो वो यानली ही थी। लेकिन मैं फिर भी उससे शादी नहीं करना चाहता था, क्योंकि मेरे दिल में वो नहीं थी। मैं कभी भी उन्हें उस तरीके से नहीं देख सकता था जिस तरीके की इमेजिनेशन में अपने और जैन चैंग के बीच में करता हूँ। भले ही लैन सिचेन ने भावनाओं में बह के ये बोल दिया था कि जिस तरीके की इमेजिनेशन में अपने मन में जैन चैंग के साथ करता हूँ, लेकिन यहाँ पे डबल माइंडेड इंसान बहुत ज़्यादा हैं। तो तभी महाराज अपने बेटे को रोकते हुए बोलते हैं, ओके ओके ठीक है, मैं समझ गया, इससे ज़्यादा की इमेजिनेशन मुझे नहीं सुननी है। मेरे हिसाब से मैं भी जैन चैंग के लिए बिल्कुल एग्री करता हूँ। हम किसी के भी नॉर्मल बिहेवियर को देख के ये नहीं कह सकते हैं कि वो किस चीज़ के लायक है। और अगर देखा जाए तो जंग सेक्ट के हर एक बच्चे में वही गुण हैं जो कि जंग सेक्ट ने उन्हें दिए हैं, जैन फेंगमियान और मैडम यू ने उन्हें दिए हैं। जैसे ही विभुजियान हमारे छोटे बेटे की ज़िंदगी को बहुत खुशहाल बना चुका है, मुझे लगता है कि जैन चैंग भी हमारे बड़े बेटे की ज़िंदगी को बहुत खुशियों से भर देगा। इसलिए मुझे इस शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो अभी बता दे। और जहाँ तक बात रही जैन चैंग की, तो उसकी राय भी इस शादी में लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसी को हमारे बेटे के साथ अपने जीवन मतलब जो अपना पूरा ज़िंदगी है, अपनी पूरा जीवन है, उसी को हमारे बेटे के साथ मतलब बिताना है। तो ऑफकोर्स सी बात है, उसकी राय, उसकी ओपिनियन, उसकी इच्छा और उसकी एग्रीनेस होना भी इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो तभी मैडम यू अपनी सीट से उठती है और डायरेक्टली जैन चैंग के एंड से एग्री कर जाती है और बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि मेरे बेटे को इस डिसीज़न से, इस शादी से या इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम है। और अगर है भी तो मैं उससे बात कर लूँगी, क्योंकि अभी उसको अपने दिल की बात भले ही समझ में ना आ रही हो, लेकिन मुझे लगता है कि ये उसके लिए बेस्ट फैसला होगा कि वो लैन सिचेन से ही शादी करे। लेकिन लैन सिचेन के साथ
शादी की बात हो रही है जैन चैंग की, और जैन चैंग के ब्याह पे आंसर कर रही है उसकी माँ। ऐसा कैसे हो सकता है भैया? अगर बात उसकी चल रही है तो ऑफकोर्स सी बात है, उसको बोलने का मौका देना चाहिए ना। उसको पता था कि अगर वो अपनी माँ को यहाँ पे कट ऑफ करता है तो ऑफकोर्स सी बात है उसको कुछ ना कुछ उल्टा सीधा तो सुनने को मिलेगा ही। साथ ही साथ उसको जो पनिशमेंट मिलेगी वो भी बहुत खतरनाक होगी। लेकिन फिर भी शेर बन के उस इंसान ने अपने मुंह से शब्दों को बाहर निकाल ही दिया था और अपने माँ से बोल ही पड़ा कि मुझे लगता है कि मुझे मेरे डिसीजंस खुद लेने चाहिए। तो तभी मैडम यू आंसर करते हुए बोलती है, तुम्हारा एक डिसीजन भी सही हो तो मुझे बता दो, यहाँ तक कि तुम्हारे कपड़े चूज़ करने का डिसीजन तक हमेशा गलत रहता है, और तुम बात कर रहे हो कि तुम अपने लाइफ पार्टनर को चूज़ करोगे। चुपचाप अपनी सीट पे बैठ जाओ और जैसा कह रही हूँ वो करो। मुझे नहीं लगता कि तुम इस मैटर में भी सही डिसीजन लोगे। ऐसा कहते हुए उसने अपने बेटे को बिल्कुल चुप करा दिया था, और साथ ही साथ उसका बेटा चुप हो भी गया था, क्योंकि ये बात एकदम सही थी कि अभी तक अगर उससे अपने लिए कपड़े लेने होते थे तो या फिर अपने बहन को अपने साथ लेके जाता था या फिर अपने भाई को। अगर वो अकेले जाके अपने लिए कपड़े लेके आता था तो वो एकदम घटिया क्वालिटी के होते थे। इस बात से हर कोई अच्छे से अवेयर था। हालांकि जैन चैंग की पसंद और चीज़ों में अच्छी हो ना हो, लेकिन शायद लगता है अपने पार्टनर के रूप में उसने बहुत अच्छी चॉइस रखी थी। भले ही अभी तक उसको खुद समझ में नहीं आ रहा था कि उसने सिचेन को खुद के लिए चूज़ कर लिया है, लेकिन जिस दिन तक वो समझ में आ जाएगा ना उसे लाए शायद, तब तक वो अच्छे से पार्टनर्स बन चुके होंगे। तो मुझे नहीं लगता कि अभी इसकी राय को इतना भी इम्पोर्टेंस देना चाहिए। मैडम यू ने जैसे ही जैन चैंग को बैठने के लिए बोला, जैन चैंग एकदम आज्ञाकारी बेटे की तरह वहाँ पे बैठ चुका था और आगे बात होनी भी शुरू हो चुकी थी। मैडम यू ने अपने बेटे के ब्याह पे वहाँ पे सहमति दे दी थी कि इस शादी से जैंग्स को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और महाराज ने भी जैसे ही आंसर सुना तो उन्हें भी इस बात के लिए एकदम खुशी सी महसूस होने लगी कि जैंग्स के एंड से भी इस बात में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और रही बात जैन चैंग की, तो ऑफकोर्स सी बात है, आज नहीं तो कल वो अपने दिल की बात समझ ही जाएगा। जिस चीज़ को महाराज और मैडम यू समझ चुके थे, ऑफकोर्स सी बात है कभी ना कभी वो इंसान भी समझ ही जाएगा जिसके खुद के दिल में ये सारी चीज़ें चल रही हैं। खैर अभी के लिए तो अपनी माँ की बात सुन के वो भी इस शादी के लिए राजी हो ही चुका था, तो लगभग देखा जाए तो शादी फिक्स हो ही चुकी थी। लेकिन इन दोनों की शादी कब जाके पूरी होगी, इसके लिए हमें देखना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए आज के इस पार्ट को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।